हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का है हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग जो है कहाँ तक क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे हम लोग जो है 34 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 34 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें है। ठीक है, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे दें 87 89 69 42 29। तो इस पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिए, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पे होता है। दुग्धजनक हार्मोन यानी कि दूध जो है स्राव करने वाला हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है पिछले क्लास में बताया गया था, इसलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा कि दुग्धजनन हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, ये भी बताया गया था कि वो कहाँ से जो होता है वो स्रावित होता है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है अंडाशय, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है स्तन ग्रंथि, ऑप्शन डी जो है वो है प्लेसेंटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्तन ग्रंथि। ठीक है, स्तन ग्रंथि में हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहाँ पर स्राव होता है। तो कहाँ पे स्राव होगा? स्तन ग्रंथि में स्राव होगा, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है। इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझिएगा। प्लेसेंटा के बारे में आप सभी को पता होगा कि प्लेसेंटा क्या होता है। कि प्लेसेंटा से जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसको भोजन कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण को भोजन किससे प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से। और अंडाशय के बारे में आप सभी को पता है कि फीमेल में होता है सिर्फ अंडाशय, मेल में नहीं होता। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अग्न्याशय कौन सा रस निःसृत करता है? ठीक है, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज जो होता है, रस यानी कि जूस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है हम ट्रांसलेट करके बताते जा रहे हैं, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अग्न्याशय कौन सा यानी पैनक्रियाज कौन सा जो है रस निःसृत करता है, यानी कि अग्न्याशय से कौन सा जूस जो होता है वो निकलता है। ऑप्शन फर्स्ट है इंसुलिन, ऑप्शन बी है पीत रस, ऑप्शन सी है पाचक रस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पैनक्रियाज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पीत रस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि रस का बात किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप लोगों के सामने हार्मोन का बात किया जाता तब इंसुलिन टिक करते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन क्या है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पीत रस यानी कि बाइल जूस का बात कर रहे हैं। बाइल जूस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बाइल जूस जो होता है किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय से, यानी कि पैनक्रियाज से स्रावित होता है। लेकिन ये इकट्ठा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, कहाँ इकट्ठा रहता है? पित्ताशय में। लेकिन निकलता कहाँ से है? अग्न्याशय से, याद रखिएगा। इंसुलिन भी कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। और यहाँ पे पाचक रस की बात करें तो पाचक रस का स्राव कहाँ से होता है? स्टोमक से। ठीक है, स्टोमक से निकलता है पाचक रस। स्टोमक को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं, अमाशय। ठीक है, यानी कि पेट भी इसको बोलते हैं। तो इससे अमाशय से क्या निकलता है? पाचक रस यानी स्टोमक। अमाशय यानी कि स्टोमक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? यानी कि कौन सा अंग जो होता है वो खराब हो जाएगा जिससे कि हमें मधुमेह रोग, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ठीक है, शुगर, और इसको क्या बताए थे आप लोगों को? चीनिया रोग भी बोलते हैं। ठीक है,
तो कौन सा रोग हो जाएगा, किस अंग के खराब हो जाने से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है लीवर, ऑप्शन बी है पैनक्रियाज या आग्नेयाशय, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है हृदय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ये मधुमेह रोग होता है यानी कि डायबिटीज़ रोग होता है, वो किस लिए होता है, वो इंसुलिन के जो कमी होती है या फिर उसको गड़बड़ी बोलिए, इंसुलिन की कमी के कारण या फिर ज़्यादा के कारण, ठीक है। डायबिटीज़ दो प्रकार के होता है, अगर इंसुलिन कम भी हो जाएगा तभी भी और ज़्यादा हो जाएगा तभी भी, ठीक है। तो इंसुलिन की गड़बड़ी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन कहाँ से स्राव होता है, अभी बताए पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज क्यों उसका गड़बड़ स्राव होगा, क्योंकि इंसुलिन का स्राव गड़बड़ क्यों होगा, क्योंकि पैनक्रियाज जो होता है उसमें गड़बड़ी हो जाने के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मधुमेह रोग जो होता है पैनक्रियाज अंग की खराबी से होता है। चलिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं, कौन सा विटामिन मिलता है सूर्य की रोशनी से, यानी सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे विटामिन डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी का आप लोग रासायनिक नाम बताइए। कैल्सीफेरॉल होता है, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो रेटिनॉल बताइएगा, और विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो इसका नाम बताइएगा थायमिन, और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो आप लोग बताइएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोग नोट कर लीजिए अगर नहीं याद है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, यानी 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सर्वाधिक उसको ज़रूरत होता है। हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है दूध। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि की बात की गई है, ठीक है। तो वृद्धि ज़रूरत होती है, वृद्धि किससे होती है, प्रोटीन से होती है। अगर हम लोग वसा और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रोटीन से क्या होता है कि हमारे बच्चों की वृद्धि होती है। अगर वृद्धि पूछे तो आप लोग क्या टिक कीजिएगा, प्रोटीन। अगर ऊर्जा पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो आप लोग वसा कार्बोहाइड्रेट ये दोनों चूज कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ। ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए। तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं। क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यानी खाद्य ऊर्जा का आप लोग के सामने मात्रक पूछा जा रहा है, यानी कि यूनिट पूछा जा रहा है कि यूनिट क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वजन को हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 केजी है, 3 केजी है, तो ये या फिर ग्राम है, तो ये केजी क्या है, उसका यूनिट है, ठीक है। यूनिट है, उसका मात्रक है, उसके द्वारा हम लोग लिखते हैं। उससे हम लोग को पता चलता है कि इसका वजन कितना है, ठीक है। तो वैसे ही खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में प्रदर्शित करते हैं, तो कैलोरी, किलोग्राम, 2 मीटर, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे खाद्य ऊर्जा की बात किया जा रहा है। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस में प्रदर्शित करते हैं, कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आप लोगों से कि एक केला में कितना ऊर्जा मिलता है तो आप लोग कितना बताइएगा, यहाँ पे 60 कैलोरी बताइएगा या फिर 20 कैलोरी, 30 कैलोरी, जितना भी होता है तो उसको हम लोग किस में बताएंगे कि कैलोरी में, ठीक है। मीटर की बात करें तो ये दूरी हम लोग मापते हैं। किलोग्राम से वज़न मापते हैं। किलोवाट घंटा से भी हम लोग ऊर्जा मापते हैं, लेकिन ये दूसरा ऊर्जा है। जैसे हम लोग बिजली का खपत जो करते हैं उसको हम लोग किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पे खाद्य ऊर्जा का आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग कैलोरी में उसको मापते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है, ठीक है। विटामिन किस चीज़ में सहायता नहीं करता है ये पूछा जा रहा है। विटामिन सहायता नहीं करता है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ऊतकों के एंजाइम के निर्माण में, ऑप्शन बी है उपापचय में, आवेजनक के रूप में, ऑप्शन सी है रोगों से रक्षा करने में, ऑप्शन डी जो है वो है पाचन क्रिया में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में, एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है। और बाकी सारा ये जो होता है पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में जैसे कि पाचन क्रिया में क्या हो गया, जैसे दूध को पचाने में क्या मदद करता है, रेनिन जो प्रोटीन होता है, रेनिन प्रोटीन वो दूध को पचाने में सहायता करता है। ऐसे बहुत सारा जो होता है प्रोटीन, अलग अलग चीज़ में विटामिन मदद करता है, ठीक है। रोगों से रक्षा करने में विटामिन हमारी मदद करती है और उपापचय में भी हमारी यानी मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन सहायता करता है, लेकिन एंजाइम निर्माण के सहायता में नहीं करता है विटामिन सहायता।
नहीं करता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है। निमोनिया किस कारण से होता है ये आप लोगों को बताया गया है पूरा डिटेल में, किस कारण से होता है, इसका लक्षण क्या है, ठीक है, सारा कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस और जीवाणु, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो निमोनिया किस कारण से होता है, जीवाणु के कारण होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। किस जीवाणु के कारण होता है ये भी बताया गया था। तो डिप्लोकोकस निमोनी नामक एक जीवाणु होता है, इससे होता है निमोनिया। कौन सा जीवाणु से होता है, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। इसके नाम में ही यहाँ पे नाम, इसके बैक्टीरिया के नाम में इसका नाम छिपा हुआ है, तो आप लोगों को ये जो है नाम याद करने में आसानी होगी, ठीक है। क्या हो गया, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। और निमोनिया से कौन सा जो होता है अंग प्रभावित होता है, तो आप लोग बताइएगा, फेफड़ा यानी कि लंग्स प्रभावित होता है निमोनिया से, ठीक है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा यानी कि लंग्स हमारा प्रभावित होता है। निमोनिया जो होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और क्या याद रखिएगा, निमोनिया से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, पीसी भी दिया जाता है। निमोनिया से बचाने के लिए यहाँ पे कौन सा टीका दिया जाता है, पीसीवी, ठीक है, निमोकोकल वैक्सीन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है निमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है, इसको शॉर्टकट में पीसीवी बोलते हैं। चलिए, तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये पीडीएफ चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8789694229, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चंदन सर का ये नंबर है, इस पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सअप जैसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग को इंग्लिश में हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ग्वाइटर भी लिखता है। तो ग्वाइटर रोग किस कारण से होता है, ऑप्शन फर्स्ट है वसा, विटामिन, आयोडीन और प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। किस कारण से होता है, आयोडीन से होता है, क्या रोग होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे की कमी से पत्ती में होता है, लोहे की कमी से पत्ती में कौन सा रोग होता है ये पूछा जा रहा है। पत्ती शीर्ष के उत्तक क्षय, पत्ती शीर्ष में उत्तक क्षय, ऑप्शन बी है छोटी पत्ती रोग, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण की कमी, ऑप्शन डी है पहले नई पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिमहीनता होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में हरिमहीनता को क्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है, कि पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमहीनता यानी क्लोरोसिस, यानी कि क्या हो जाएगा कि भोजन क्या हो जाएगा, वो बना नहीं पाती है पत्तियाँ, ठीक है। 45 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त ज्वर के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि पित्त ज्वर का स्थानांतरण होता है, यानी पित्त ज्वर को फैलाता कौन है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है मादा क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन सेकेंड है मादा एनाफिलिस मच्छर, ऑप्शन जो सी है वो एडिज मच्छर और घरेलू मक्खी द्वारा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा एडिज मच्छर द्वारा। ये जो येलो फीवर होता है, यानी येलो फीवर यानी पित्त ज्वर भी इसको बोलते हैं, तो ये कैसे फैलता है, मादा एडिज मच्छर द्वारा। और एडिज मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है ये भी बताइए, ठीक है। डेंगू, आप लोग को याद होगा डेंगू का भी वहन कौन करता है, एडिज मच्छर ही करता है, ठीक है। इसका सिम्टम्स की बात करें यानी कि लक्षण की बात करें तो क्या हो जाता है कि इसमें अचानक क्या हो जाती है,
कि फीवर हो जाता है और सिर में तेज दर्द होने लगता है, ठीक है। और चेहरा जो होता है, चेहरा क्या हो जाता है, फूल जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि चेहरा फूल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें पीलिया रोग भी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको पीत ज्वर भी बोलते हैं। ज्वर आता है और क्या हो जाता है कि पीलिया हो जाता है, सिर में भी दर्द हो जाता है और चेहरा फूल जाता है। ये सारा सिम्टम्स किसका होता है, पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर के कारण, ठीक है। इसका आप लोग कौन सा वहन करता है, एडिज मच्छर। एनाफिलीज की बात करें तो एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया का वहन करता है। आप सभी को पता होगा घरेलू मक्खी जो एक होती है, सीसी मक्खी, बालू मक्खी जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है कि बालू मक्खी से, यानी उसको इंग्लिश में सैंड फ्लाई भी बोलते हैं, उससे क्या होता है कि काला जार भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अब तपेदिक रोग का बात किया जा रहा है, ठीक है। तपेदिक रोग का कारण है, तपेदिक रोग को हम लोग इसको टीबी रोग भी बोलते हैं, ठीक है। क्षय रोग भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और टीबी इसको इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। शॉर्टकट में जो इंग्लिश वाले हैं वो समझिए कि यहाँ पे तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का बात कर रहा है। क्षय रोग इसको हिंदी में बोलते हैं यक्ष्मा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तपेदिक बोलते हैं। तो ये किस कारण से होता है, वायरस, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। जीवाणु के कारण होता है। तो यह किस जीवाणु के कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया का नाम है, इसी के कारण ये टीबी रोग होता है। इसमें क्या है, इसका लक्षण क्या है, तो खांसी के साथ कफ और रक्त निकलने लगता है, ठीक है। खांसी के साथ क्या निकलता है, बलगम और ब्लड निकलने लगता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और सीने में क्या हो जाता है, दर्द होने लगता है। और शरीर का वजन क्या होने लगता है, घटने लगता है, जिससे कि हमें क्या हो जाता है, वीकनेस फील होने लगता है। वजन घटेगा तो क्या हो जाएगा, वीकनेस फील होगा ही, ठीक है। तो ये सारा लक्षण है इसका। टीबी रोग का क्या क्या लक्षण है, खांसी आता है, ठीक है। खांसी 2 सप्ताह से अधिक अगर होता है तो वो टीबी का क्या हो जाता है, लक्षण होता है। तो इसमें क्या होता है कि खांसी के साथ साथ बलगम यानी कफ आने लगता है, और क्या होता है, ब्लड आने लगता है, ठीक है। और क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई आती है, सांस लेने में कठिनाई आती है, और सीने में भी दर्द होने लगता है, वजन घटने लगता है, जिससे हमें की कमजोरी महसूस होने लगता है। चलिए 48 नंबर देख लेते हैं। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या बोला जाता है, यानी कि जब विकसित भ्रूण जो होता है प्रसव के दौरान निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गर्भपात, अंडोत्सर्ग, प्रसव और अंड निक्षेपण। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर प्रसव, यानी कि डिलीवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेबर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसी महिला जो दूसरे के लिए बच्चे पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पे देती है क्या कहलाती है, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो दूसरों के लिए बच्चे पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पे देती है। पहले इसका आंसर बताइए, फिर इस क्वेश्चन को समझाएंगे। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है जैविक माता, ऑप्शन बी है सौतेली माता, ऑप्शन बी है सुरेगेट मदर, ऑप्शन डी है फोस्टर मदर यानी कि धात्री, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोरेगेट मदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई महिला है, अगर उसके क्या होता है कि गर्भाशय यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस, उसके यूट्रस में कुछ जो है बीमारी है, या फिर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो कुछ कारण से क्या होता है कि उसके अंडाशय से क्या निकाल दिया जाता है कि एग निकाल दिया जाता है, यानी एग
यानी अंड निकाल लिया जाता है, और उसके पति से क्या निकाल लिया जाता है, स्पर्म निकाल लिया जाता है, और दोनों को मिला करके एक दूसरी महिला रहती है उसके यूट्रस में क्या किया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी आरोपण कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो 9 मंथ जो है अपने यूट्रस में उसको रख करके, गर्भाशय में रख करके, और उस बच्चे को जन्म देती है। फिर 9 मंथ बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है, और जो उसकी पहली माता होती है जिससे कि एग निकाला गया था उसको वो दे देती है। बहुत सारी आप लोग जो है अभिनेत्री को देखे होंगे कि वो क्या करती है कि सॉरेगेट मदर को रखती है। ठीक है, क्योंकि उनकी क्या होती है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली होती है, या फिर आप लोग देखे होंगे कि बहुत जो मदर होती है प्रेगनेंसी कंसीव कर ली रहती है, और उस दौरान वो उसका क्या होता है कि शो रहता है, फिल्म शूटिंग ये सब कुछ रहता है, भाग दौड़, तो जिससे क्या करती है कि वो सॉरेगेट मदर को रख लेती है। ठीक है, तो यही होती है सरेगेट मदर। इसमें क्या होता है कि एक कपल होता है, ठीक है, उस कपल से, उसमें जो मेल कपल होता है उससे स्पर्म निकाल लिया जाता है, और फीमेल जो उसमें होती है उससे एग निकाल करके और दूसरी मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, और वो सारा कुछ कर करके उसके बाद वो जो उसकी जैविक माता होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल इसमें मदर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, उसको फिर वो दे देती है डिलीवरी के बाद। सौतेली माता आप सभी को पता होगा कि क्या होती है, और धात्री यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ उसको बोलते हैं धात्री यानी फोस्टर मदर। ठीक है, 49 नंबर अब हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है। मानव शरीर में प्रोस्टेट नाम का एक चीज़ होता है, आखिर ये प्रोस्टेट क्या है। ठीक है, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी है ग्रंथि, ऑप्शन सी है झिल्ली, ऑप्शन डी जो होता है वो है मांसपेशी। तो आप सभी को पता है कि प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है। ठीक है, प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है, और ये किसमें होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। आप सभी को पता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें होता है, मेल में होता है। इसका काम क्या है, तो ये प्रोस्टेट क्या है, एक ग्लैंड है, इससे एक फ्लूइड निकलता है। ठीक है, फ्लूइड रिलीज होता है, उस फ्लूइड का क्या नाम है, सीमेन, जिसको हिंदी में हम लोग वीर्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वीर्य भी बोलते हैं। और ये वीर्य यानी कि सीमेन किससे निकलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से ही निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका काम क्या है वीर्य का, तो ये स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद कौन करता है, वीर्य करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का लिक्विड है, फ्लूइड है, कहाँ से निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन सी है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, ऑप्शन डी है प्लीहा यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं, मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाता है तो यहाँ पे आप लोग लगाते लीवर। ठीक है, थाइमस क्या होता है कि ये बच्चों में होता है, और बाद में जब हम लोग बड़े होते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये गायब हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है दूध के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, इसीलिए ये बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में गायब हो जाता है, वयस्क हम लोग होते हैं। तो स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का, स्प्लीन यानी प्लीहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रग्राह। क्योंकि आरबीसी जब टूटती है ना, कितने दिनों में टूटती है, 120 दिन में टूटती है।
तो ये टूट कर कहाँ पे जाती है, स्प्लीन में जाती है, यानी कि प्लीहा में ही जाती है, इसलिए इसको आरबीसी का कब्र ग्राह भी बोलते हैं। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप लोग क्या बताइएगा, लीवर ग्रंथि बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि से क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि मतलब इससे कि हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेयाशय मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या निकलता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और क्या होता है कि मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है, तो उससे क्या निकलता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, ठीक है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है उससे हार्मोन निकलता है, लेकिन ये जो मिश्रित ग्लैंड होता है ना, इससे दोनों निकलता है। तो वो मिश्रित ग्लैंड कौन सा है, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। चंदन सर का नंबर है, ये है नंबर 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिएगा पीडीएफ के लिए, मिल जाएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चन पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो आप लोगों को अगर जो है अपना एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म करना है, ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें सारा प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया गया है। तो प्रीवियस ईयर और प्लस में उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। तो आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है पीडीएफ, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके और आप लोगों का एक सीट कंफर्म हो सके और आप लोगों को ये जो वैकेंसी है उसमें एक सीट मिले और आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसी आने में कितना टाइम लगता है और अभी फ़िलहाल जो है इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो जो भी वैकेंसी आएगी ना, बहुत अच्छा तरीके से जल्दी इसका काम होगा, आप लोगों को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को जल्दी से अगर आप लोगों को नौकरी लेना है तो ये पीडीएफ आप लोग को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना हो तो आप लोग के सामने ये नंबर लिख दे रहे हैं 87 89 69 42 29। व्हाट्सअप ये नंबर है चंदन सर का, तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके आप सारा इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।